जो हमारे यहाँ एक सुस्ती पाई जाती है, एक अक्ल की सुस्ती है कि मतलब एक माशरे के वजूद ही उसका मकसद है एक किस्म से। मतलब एक माशरा का कोई कलेक्टिव गोल नहीं होता, उसका कोई वो नहीं होता, उसका वजूद बराए वजूद ही एक मकसद है। On the other hand, you have like for example Pakistani constitution. I don't know, it's extremely thick. It's a lot of work. ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कम, कानून ज़्यादा है। ठीक है, इतनी डिटेल चीज़ें हैं। डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, और ये अक्सर डेमोक्रेसीज़ में होता है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये बंदा है और मैं बंदा हूँ। ठीक है, ये भी मर्द है, मैं भी मर्द हूँ, या ये भी मतलब इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो ये मेरे ऊपर क्यों है। ठीक है, इसके पास ऐसा क्या है, कौन से फल लगे हुए हैं, जिस तरह हमारी ज़बान में कहते हैं लोग कि ये इसके पास हो। इट्स नॉट द पीपल, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स अ सिस्टम। जो तुम्हारा सिस्टम बना हुआ है वो इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, कि एक वक्त आएगा कि जो चीज़ तुम नहीं चाहते वो होगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस, आज मैं एक अमेरिका में बैठा हूँ जहाँ दीन का अभी भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैंने रस्तों में लोगों को देखा हुआ है जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो क्रिश्चियन पोर्ट्रेट होती है उसको शैतानी बना के, उस पर हॉर्न्स लगा के शैतानी बना के, दीज आर लिटरल सेटनिस्ट, और मैंने ये अपनी आंखों से देखे हुए हैं। सो सारे इंस्टीट्यूशंस लोगों के अंदर हैं, लोगों की राय के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। तो इस तरह नहीं है कि तुम्हारे पास एक कोर्ट लगेगी, वहाँ लोग आएंगे, केस को सुनेंगे और फिर उस पर जवाब देंगे, उस पर फैसला करेंगे। लेकिन एक लॉलेस डेमोक्रेसी ये है कि लोग रस्से में एक बंदे को देख लें, उसको पकड़ के उसको मार लें, ये कह के कि इसने फॉर एग्जांपल ब्लास्फेमी की हुई है। या एंड वन ऑफ द थिंग्स, द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब वो ज़मीन की बात करता है तो वो कहता है कि रियासत की कुछ ज़मीन हो जानी चाहिए। एंड दिस इज़ हिम टेकिंग फ्रॉम द स्पार्टन्स बाय द वे। ठीक है, तो वो कहता है कि रियासत की ज़मीन जो होती है, जो पब्लिक लैंड है, वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। नंबर वन, खुराक पब्लिक होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल स्पार्टा में कानून था कि कोई भी, अगर तुम किसी की ज़मीन पे चले जाओ और उनको कहो कि मुझे खाना दो, तो दे हैव अ ड्यूटी टू गिव इट टू यू, लाइक अ लीगल ड्यूटी। Which is why he advocates for a stronger middle class. It is the avoidance of revolution, because once you have revolution, you overthrow the system. Assalamualaikum and welcome back everyone. Assalamualaikum Mufnan, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है, तुम कैसे हो? Alhamdulillah. Alhamdulillah. You know, it's a very weird way to start. तुम यस, क्या हाल चाल? हाँ हाँ, लेकिन हम बात भी इतनी देर नहीं करते ना, हमारा भी यही होता है वक्त मिलने का। मैसेजेस तो होती रहती है लेकिन ठीक से बात नहीं होती। अच्छा, हमने आज अरिस्टो की जो बाकी किताब है, ठीक है, प्लेटो, उसकी सियासत की किताब में, सॉरी, The politics. प्लेटो अगेन, या पॉलिटिक्स, राइट। तो उसके वो हमने करनी है, और हमने उस पर कुछ सवालात उठाने हैं, कुछ डिस्कशंस करनी है, तो इंशाल्लाह, और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अप्रिशिएटेड होंगे। ठीक है, हाँ, वो लोग जो कमेंट करते हैं, आप कमेंट ज़रूर करें, लेकिन मतलब आई वुड लाइक टू सी सम लाइक क्रिटिकल कमेंट्स। सिर्फ ये ना करें कि मतलब लाइक आई लाइक, आई मीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ कि Ego, वो समथिंग, ego boost के लिए. yeah, but I want something more, like I want you guys to call us out, you know, कुछ क्रिटिकल कमेंट्स करो, कोई डिस्कशन बेस्ड कमेंट करो, ताकि ये डिस्कशन आगे जाए। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि तुम लोग आंखें बंद करके बस ये सुनो और मतलब इसको बी मोर एक्टिव विद दिस इंशाल्लाह। Exactly. ठीक है, तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा. चलिए, तुमने Just, सवाल पूछने हैं, मैंने। हाँ. Just for the audience, you can go and have a listen to the first part. वो कैसे, तो that will help you understand whatever we're going to talk about. हम लोगों ने पहली कैसे तब बुक, पहली वीडियो में 3 बुक्स कवर कर ली हुई हैं. So this will be essentially 4 to 8 वाली, जिसमें we'll start with book 4, जिसमें basically वो constitutions की बात करता है, right? So Afnan, take it away. Like, do let me know कि कैसे कहते हैं, how does he define कैसे the constitution and these kind of things, हाँ, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, जिसको उर्दू में दस्तूर कहते हैं, ठीक है, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कानून और दस्तूर में फ़र्क होता है। ठीक है, और अरिस्टो इस फ़र्क को बहुत अच्छे से समझता है और जानता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था, उसने काफ़ी शहरों के कॉन्स्टिट्यूशन मिला के देखे हुए थे ये किताब लिखने से पहले। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइन करता है, कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसेज इन अ स्टेट। तो एक दस्तूर का पहला काम ये है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिस होने हैं, ठीक है,
कि भाई फॉर एग्जांपल अदालत जुडिशरी किसका काम है, लेजिस्लेशन किसका काम है, ये आर्मी किसका काम है, ये सब चीज़ें, ये जो ऑफिसेस है, ये जो ड्यूटीज है, उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। दूसरी जो जो उसका पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन में, जो दूसरा पॉइंट है वो है एंड डिटरमिन्स व्हाट इज टू बी द गवर्निंग बॉडी, ठीक है। तो जो गवर्निंग बॉडी होनी है, मतलब जो हुकूमत होनी है, जिसको हम फॉर एग्जांपल कहेंगे, जो आजकल हमारे मुल्कों में जो सिविल गवर्नमेंट होती है, कि वो किस तरह की होनी चाहिए, मतलब वो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक ओलिगार्की होनी चाहिए, उसके जो लोग होंगे वो किस तरह सेलेक्ट होंगे, इस तरह के सवाल, ठीक है। और जो आखिरी सवाल है जो कि उसके लिए बहुत अहम है, वो ये है कि उस कम्युनिटी का मकसद क्या है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर, ये भी मुतय्यन करती है, बल्कि उसको करना चाहिए एटलीस्ट, अगर वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, कि ये मकसद क्या है, हम किस लिए ये माशरा बना रहे हैं। इस माशरे का एक मकसद होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे यहाँ एक सुस्ती पाई जाती है, एक अक्ल की सुस्ती है, कि मतलब एक माशरे के वजूद ही उसका मकसद है, एक किस्म से। मतलब एक माशरा का कोई कलेक्टिव गोल नहीं होता, उसका कोई वो नहीं होता, उसका वजूद बराए वजूद ही एक मकसद है, right? जो कि मतलब एक yeah, and so it's like existence in itself is like the end of the constitution, जो कि खास कर उसके लिए तो वी नो के फॉर अरस्तु जो सबसे बड़ा मकसद है वो है यूडाइमोनिया, मीनिंग खुशी, right? लेकिन it's more complicated in understanding. It's not just like pleasure. Think of it as technology meaning it. yeah, उसको तुम इस तरह समझ लो कि in a sense of a kind of philosophical contentment, ठीक है, कि तुम एक किस्म से बस एक सुकून की हालत में हो। Self actualization, would you call it self actualization? To some extent, yeah, but the reason I don't want to use the term self-actualization, क्योंकि उसके साथ एक kind of elite intellectual connotation जुड़ी हुई है, कि तुम एक खास लेवल पे जाते हो, फिर वहाँ पे तुम सेल्फ एक्चुअलाइज करते हो, ठीक है। बट जो अरिस्टोटल सोच रहा है वो ये है कि एक बंदे की जो ज़ाती ज़िंदगी है और जो उसकी सियासी ज़िंदगी है, क्योंकि उसने कहा था ना कि एक इंसान सियासी जानवर है, तो वो दोनों अलाइन होके एक जगह पे आ जाते हैं, और वो जिस तरह ज़िंदगी गुजारता है उससे उसको सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा खुशी उसको मिलती है। और ये खुशी इस तरह की खुशी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल अगर तुम जाके कॉन्सर्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जब इंसान कॉन्सर्ट के अंदर होता है तो काफ़ी खुश होता है, बिकॉज यू आर इन द मूड, यू डांसिंग एंड एवरीथिंग। मैं एक कॉन्सर्ट में गया हुआ हूँ, ठीक है, एंड आई नेवर बीन देयर अगेन, थिंक इट्स वेरी कल्टिश, बट खैर जो इंसान वहाँ पे होता है तो खुशी होती है, इट्स म्यूजिक एवरीथिंग। लेकिन जैसे तुम बाहर आते हो, एंड ये मैंने सिर्फ खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, बल्कि जो भी लोग जाते हैं वो जब बाहर आते हैं, यू हैव दैट काइंड ऑफ लाइक it's they're mentally tired, yeah, physically tired. There is also a sense of like मतलब क्या कर रहा था मैं, like even the people who don't really, we're not thinking in Islamic terms, they're not like, oh मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करके आया हूँ, इस तरह की चीज़ है, but just that the dopamine crash जो होता है, ठीक है। तो ये this is not खुशी, this is not eudaimonia, this is just like pleasure, this is acting on your impulses. यूडेमोनिया वो है कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, एक बैलेंस लाइफ है, उसमें एक एक सुकून है, एक तरीका है, एक मकसद है, एक चीज़ के लिए तुम काम कर रहे हो। तो ये तीन चीज़ें एक रियासत, एक दस्तूर का काम होता है बनाना, ऑफिसेस को डिवाइड करना, गवर्नमेंट किस तरह होनी चाहिए उसको डिसाइड करना, और माशरे का मकसद क्या है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे, अगर तुम दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो, सबसे बदतरीन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली उन ममालिक के होते हैं जो कॉलोनाइज थे। अगर फॉर एग्जांपल आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, जो कि दस्तूर की मैं एक बात ऐड कर लूँ, जनरली जितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उतना बुरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अगर तुम आजकल की दुनिया को देख लो तो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, बेहतरीन दस्तूरों में एक तारीख़ी तौर पर भी और आज भी अमरीकी दस्तूर एक बहुत बेहतरीन है, और हम बहुत ज़्यादा हमारी पूरी क्लास है इस पर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि टोटल मतलब you can write it on 5-6 pages. It's a very short constitution. लेकिन वो ये तीनों चीज़ें कर रही है. On the other hand, you have like for example Pakistani constitution. I don't know, it's extremely thick. It's a lot of work. ठीक है, वो constitution कम, कानून ज़्यादा है, ठीक है, इतनी डिटेल चीज़ें हैं। तो वो इन तीन सवाल। By the way, how many amendments has Pakistani constitution had? I think 25, 26.
ठीक है, something like that. Yeah. and how many amendments has US Constitution had? Something similar, which is crazy, right? Because like you're thinking, well, 300 साल की, या 300 साल की तारीख हो रही है, और उसके साथ साथ आई मीन यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो 10 अमेंडमेंट्स होते हैं वो एक ही साल में हो जाए, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। तो हाँ, बिल ऑफ राइट्स, राइट। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा क्यों है? क्योंकि वो बहुत जामिया कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें इंटरप्रिटेशन की एक बहुत बड़ी वसी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसलिए उसमें मतलब वो बदल, यू डोंट हैव टू डू एन अमेंडमेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस इज Interpretation relies on itself. A great example of this is, for example, the status of the black people, ठीक है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा है तो उस वक्त कितने मतलब क्या हालत थी, ठीक है? उस वक्त तो full on slavery चल रही है, and then you have the civil war, and you have after that, but all they had to do is just introduce one single amendment to keep the whole thing stable, because बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी वो मतलब बातें मौजूद हैं, ठीक है? All men are created equally. Yeah, right. So what I'm saying is, it's not just a, like, okay, US का constitution, कोई बहुत like, there's no flaws in it. What I'm saying is that it's better than the Pakistani constitution. By the way, also just on this slide, it's a very interesting, like when you go back and read on it, it is very interesting discussions that they're having at the time. That you don't Still the Federalist versus anti-Federalist, all those papers, all the discussion. When you read Tocqueville and the way he talks about that, he's very aware of how much thought went into creating this. I mean, पाकिस्तान बल्कि सारे जो colonized countries थी, उसके हाँ, उनकी एक उदासी ये है कि उन्होंने मतलब ये सोचा भी नहीं अभी तक. Yeah. By the way, I agree with you. Because the first thing, like whenever, like when you generally read about, or when तुम्हारे साथ कल भी share किया था ना, they have to make up a new myth on this experiment of America, and they have to. The first thing they do is they try to like create a myth of their reality, which is detach ourselves from England because we don't want to be associated with the thing we just got rid of. And the next thing they start working towards is a constitution, and the constitution, it's in no way anyway showing their colonial legacy, ठीक है? कि it's a fresh experiment of all time. मतलब वो जो American presidents, I think the first 6, right? They constantly talk about the American experiment having to continue. हमारे यहाँ, and this is across the colonial world, we have taken the burden of colonial legacy, और उनके laws को सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, अपना नाम दे. We haven't tried to. बहुत सी जगहों में तो अपना नाम भी नहीं दिया हुआ. अगर तुम सारी वो पढ़ लो, ठीक है, the X Act of 1936, the X Act of 1922, वो सारी colonial measures हमने ली हुई है. एक पे भी हमने कभी critical discussion नहीं की. पाकिस्तान की constitution में अगर तुम देख लो, ठीक है, और पहली बात, तुम मेरे ख्याल में जो constitution तुम एक जलसे में पढ़ ना सको, ठीक है, कि तुम एक दफ़ा बैठ गए यहाँ इस तरह ही पढ़ लिया, ख़त्म ना कर सको, वो constitution बाहर फेंक दो. क्योंकि constitution और कानून बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं. कानून स्पेशलाइज लोगों के लिए होता है, कानून पढ़ने के लिए स्पेशलाइज लोग होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ये है कि वो लोगों के ज़िंदगी में मतलब जिंदा हो, ठीक है. अमेरिका में जब किसी को कुछ भी नहीं पता ना, तो उनको ये पता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, सेकंड अमेंडमेंट क्या है, ठीक है, ये 2-4 चीज़ें सबको ही पता है. और अमेरिका के लोग आजकल की बात करना, पहले नहीं, यू गो बिफोर 1950s, अमेरिकन्स न्यू देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन एंड आउट. इट वॉज जस्ट समथिंग पीपल न्यू, ठीक है, बल्कि उनको मेमोराइज कराते थे. ये बिल ऑफ राइट्स उनको याद होती थी, ठीक है. एंड आई नो कस लाइक मैं जिन लोगों के साथ पढ़ता हूँ, हमारे असातिज़ा वगैरह, वो बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उन्होंने मतलब ये चेंज होते हुए देखा है कि किस तरह यू कैन गो बिकम लेजी विद इट, बट वो तुम याद कर सकते हो, मीनिंग यू कैन रिमेंबर एटलीस्ट द बिग पोर्शंस, ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक 10 पेजेस, 8 to 10 पेजेस. लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन 1000 पेजेस का है, नो वन इज रीडिंग दैट डूड, इट्स यूजलेस. बट खैर, उस पर हमने काफ़ी बात कर ली, आगे जाते हैं, ठीक है. तो ये तो डिफिनेशन हो गई कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट. अब लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी, shall I continue or do you want to ask questions? Yeah, but the next question would essentially be कि किस कहते, which comes back to किस कहते Plato. There is a lot of emphasis on the middle class in किस कहते हैं Plato, Aristotle. Did I say Plato? Aristotle. So, don't you think, how does this foreshadow in a lot of terms जो हमारी modern liberal कैसे थे democracy है? What's your opinion on that bit of? ये तो इससे
इसके बारे में बात करने से पहले, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, जो कि रिवोल्यूशंस क्यों होती है और उनको रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हें नहीं लगता कि पहले उस पर बात कर ले, पहले इस पे आ जाए? चलो ठीक है, so let's do that. ठीक है, हाँ, हाँ, इसी में जंप कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हाँ, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू कैसे थे, बिकॉज नाउ वी आर एट रेवोल्यूशन, तो पहले हम लोग कैसे थे, दो चीजें करेंगे ना, साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स क्या हैं दैट कॉज रेवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू लिंक इट टू, जिस तरीके से एरिस्टोटल इसको लिंक करता है इनइक्वालिटी को इंस्टेबिलिटी के साथ। तो लेट्स गो ऑन दिस। तो फर्स्ट हम जस्ट गोना लिस्ट डाउन एंड एक्सप्लेन द जो वो वजूहात बताता है कि इसके से बगावत बढ़ती है और इससे रिवोल्यूशंस आती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ लोगों से रिवोल्यूशंस आती है, ठीक है। तो पहले तो वो कहता है कि सारी जो दस्तूर होती है, और या एटलीस्ट उनकी जो एक अच्छी फॉर्म होती है, वो यही होती है कि वो कोशिश करती है कि इंसाफ करें, ठीक है। एक आदल की और या इंसाफ की एक कोशिश होती है कि हम किसी तरह ऑर्गेनाइज करके इस मामले को सुलझा सके। लेकिन अक्सर कॉन्स्टिट्यूशंस ये अच्छे से नहीं कर पाती, या तो इस वजह से कि करप्शन जो लोग बना रहे हैं वो करप्ट है, या उनकी अपनी कुछ इंटरेस्ट है, या फिर उनसे एक ह्यूमन एरर हो जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ पे मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ओलिगार्की, जो कि द गवर्नमेंट ऑफ द रिच पीपल, ठीक है। ओलिगार्की में भी वो तीन किस्म के बताता है कि या तो तुम्हारे पास अगर सोसाइटी इस तरह है, अगेन इट कम्स टू द मिडिल क्लास, कि तुम्हारे पास जो अपर एलीट है इट इज़ मच मोर स्प्रेड आउट, तो तुम्हारी ओलिगार्की इट्स मच मोर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो ज़्यादा है। अगर वो तुम्हारे साथ एक इकोनॉमी इस तरह है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, तो देन यू आर इन द सेकंड स्टेज, राइट? And then you can have a stage where you basically have a few elite and the rest of the people are just all poor. तो वो सबसे बदतरीन स्टेज होती है। ही calls it like basically akin to tyranny, ठीक है। तो मुख्तलिफ हुकूमतों से मुख्तलिफ ज़रियों से रिवोल्यूशंस आती है। ओलिगार्कीस में जो सबसे बड़ी वजह होती है रिवोल्यूशंस की, वो ये है कि ओलिगार्क सोच रहे होते हैं कि चूँकि मेरे पास पैसा ज़्यादा है और मैं पैसे कमाने में बाकी लोगों से बेहतर हूँ, तो मैं सारी क्वालिटीज़ में उनसे बेहतर हूँ। तो उनमें कम से कम ये चीज़ आ जाती है कि चूँकि मैं पैसा अच्छे से कमा सकता हूँ, मैं हुकूमत भी अच्छे से चला सकता हूँ, मैं दीन और दुनिया और आखिरत और साइंस और हर चीज़ के बारे में मेरे पास there is a sense of hubris attached to it, right? There is a sense Yeah, of hubris. right. ठीक है। और जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में इसके बिल्कुल अपोजिट एक चीज़ है, जहाँ पे लोग द वे ही पुट्स इट इज, लोग इक्वालिटी को और इंसाफ को एक जैसा समझने लगते हैं, और लोग सब्जुगेशन को यानी ग़ुलामी को और इत्तिबा को एक समझने लगते हैं। तो कानून मानने को, कानून के तौर पे चलने को वो उसी तरह समझता है जैसे मतलब उनको ग़ुलाम बनाया जा रहा है, जबकि वो कहता है कि इस तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट है। कानून तुम बनाते इसलिए हो कि तुम उसकी इत्तिबा करके एक ऑर्डर्ड सोसाइटी में रहो, ठीक है। लेकिन फिर वो लिस्ट डाउन करता है कि क्यों, किन वजूहात की वजह से, स्पेसिफिक कॉजेस क्या है। पहली बात, डिज़ायर फॉर इक्वालिटी। और ये अक्सर डेमोक्रेसीज में होता है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये बंदा है और मैं बंदा हूँ, ठीक है। ये भी मर्द है, मैं भी मर्द हूँ, या ये भी मतलब इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो ये मेरे ऊपर क्यों है, ठीक है। इसके पास ऐसा क्या है, कौन से फल लगे हुए हैं, जिस तरह हमारी ज़बान में कहते हैं लोग कि ये इसके पास हो। तो इसमें एक कोशिश होती है कि तुम आगे जाके उन ओलिगार्क्स को तोड़ के एक इक्वालिटी बनाओ, ठीक है। ये मुख्तलिफ लेवल्स पे हो सकती है। This is one of the things, right, that I find really interesting is कि there's generally a tendency हमारी societies में to like take the American Constitution at its face value and say all men are created equally. And there is something about this to be said in terms of कि unfortunately all men are not equal, but it is the citizenship, ठीक है, which grants you this right where it is in this particular domain as a citizen that you become equal to everyone else, right? हमें जहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का काम है ना, तो वो वहाँ पे एक चीज़ कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद को एक डोमेन में डिफाइन करती है। Exactly. हम कानून को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब क्या आ जाता है, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, व्हाट इज सेइंग इज, कानून की नज़र में एवरीवन सब बराबर के लोग हैं, ठीक है। Exactly. हाँ, दूसरा जो कॉज वो लिखता है वो है डिज़ायर फॉर सुपीरियरिटी। तो डेमोक्रेसी, दिस इज़ फॉर ओलिगार्की, जहाँ पे जो ओलिगार्क है, जो अमीर लोग हैं, वो सोचते हैं कि चूँकि हम अमीर हैं, हम काबिल भी ज़्यादा हैं, हम होशियार भी ज़्यादा है, और ये सब ये जो हमारे लोग हैं ये तो बेवकूफ़ है, तो लेट्स कीप इट लाइक दिस। और वो एक किस्म से उसको टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस कैन गो रॉन्ग, राइट। द थर्ड वन इज़ एक या हसद समझ लो या उसको किबर समझ लो, ये दोनों हो सकती है।
तो किबर इस तरह से ये बिल्कुल जो दूसरी मैंने चीज़ बताई उसकी तरह है कि तुम्हारे पास एक फॉर एग्जांपल हमारी मिलिट्री को देख लो, ठीक है। तो हमारी सिविल मिलिट्री जो एक हमारी पूरी उसमें वो उनमें वहाँ के, और ये मतलब एक तारीखी बयान है कि हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है क्योंकि देवर ब्रिटिश ट्रेन्ड इलीट सोल्जर्स इन अ वे, जबकि बाकी जो बहुत सारा मुआशरा है वो उनके लेवल का नहीं है, राइट। Exactly. तो वो उनमें ये चीज़ थी कि भाई ये हमारा काम है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये बाकी सब तो मतलब इनको तो कुछ But आता है नहीं है। by the way, and just like on this, right? This is a trend that you see in majority of the post-colonial states, even in somewhere like Egypt and even Syria. For the longest time, there is a tendency to go to these colonial institutions. For India has fared better in this, but generally there is an outlook here. We have to go back to the colonial institutions on this. हाँ हाँ, जो सबसे तुम्हारे पास एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है जो अच्छे से ट्रेन हुआ है, उनको एक किस्म से चलाया गया और उनके एक किस्म से साइकोलॉजी बनाई गई है ना। तो और ये हमारे लोग एक गलती कर लेते हैं कि वो सिस्टमैटिक चीज़ों को देखने के बजाय लोगों को देखने लगते हैं। Exactly. ओ ये बंदा बुरा, ये बंदा बुरा, बंदे अच्छे हो या बुरे हो, जब सिस्टम बुरा होता है तो वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम बदतर से बदतर काम करो। यू माइट हैव द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, लेकिन अगर तुम एक बदतरीन सिस्टम में फंसे हुए हो, इट्स गोना फोर्स यू, ठीक है। तो खैर ज़्यादा इस पे रुकते नहीं है। हसद किस तरह काम करता है? हसद इज़ लाइक दिस इज़ फॉर डेमोक्रेसी द इक्विवेलेंट ऑफ किबर। तो जहाँ ओलिगार्की में किबर काम करता है, यहाँ पे हसद। एंड ही टॉक्स अबाउट द डेमागॉग्स। सो ही सेड जो डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है वो डेमागॉग से है। डेमागॉग इज लाइक तुम्हारे पास ये वाइजीन हो गए या तुम्हारे पास ये उपदेशक हो गए जो आगे जाके बड़े ओके एक किस्म से लोगों को पुकारते हैं, लोगों को एक गुस्सा दिलाते हैं, इश्तियाल दिलाते हैं, उस उनको इस लेवल पे लाते हैं कि वो अपने अकल को पीछे रखें, जज्बात से बिल्कुल सोचने लग जाए। Yeah, तो ये a an interesting example of this, and I was reading this yesterday, was essentially in the early parts of the American, like after the war of American Revolution, for the first 6 to 7 presidency, right, they wouldn't have candidates going out and having such speeches. For example, उसमें एक incident होता है कि I think it was John Adams, ठीक है, he is having elections with Jefferson, जो Republican side से होता है, and they're not allowed to go and have this campaigns जैसे आज होती है ना, because the general idea was कि this is akin to the that you're talking about, and it was interesting in that sense as well कि how much this has shifted in modern day as well. Now, without campaigns, you cannot imagine what we call candidacy. और नहीं, ये अब तो मेन चीज़, आई मीन फॉर एग्जांपल ट्रम्प इज इन द बेस्ट ऑफ टर्म्स अ टीवी प्रेसिडेंट, राइट। Yeah. वो बना ही उस पूरी सोच में है, ठीक है। आगे जाके वो बात करता है फियर ऑफ पनिशमेंट। सो जो करप्ट इलीट होती है या टायरेंट होते हैं, उनमें ये चूंकि उनको हमेशा ये डर लगता है, उनके हमेशा ये शोल्डर पे एक चिप होती है कि भाई लोग हमें चीर पाल लेंगे, लोग हमें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उनका वो पूरे सिस्टम को उकालने की और बिल्कुल अपने नाम में और अपने लाइक शक्ल में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे रिवोल्यूशंस और इस तरह की चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो फियर ऑफ लॉस, ठीक है। तो एक खास ग्रुप, और ये लोग आम लोग भी हो, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। सो फॉर हिम इट कैन बी लाइक द डेमोक्रेसी मीनिंग द ओवरऑल पीपल, और इट कैन बी अ सर्टेन ग्रुप लाइक ओलिगार्क्स जो इस खतरे में होते हैं कि लोग अगर ये वाली हुकूमत आ गई तो ये हमें चीर पाड़ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। So it can take over, right? And generally, we only think about like the elite taking over, but this can even be the people reacting. कि एक खास ग्रोह हो, like for example, अमेरिका में you can see this, जहाँ पे जो अक्सरियत अमरीकी लोग हैं, सही वजूहात की वजह से या गलत वजूहात की वजह से, लेकिन उनको ये यकीन है कि हमारा सिस्टम अब हमारे कब्जे में नहीं रहा, वो एक खास इलीट के कब्जे में जा चुका है, ठीक है। चाहे वो ज़ायनिस्ट हो और चाहे वो ये इलीट बिलियनियर तबका हो, कोई भी हो, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं, राइट। लेकिन अब उनमें ये इश्तिहाल है कि भाई इस पूरी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है ताकि हमारी जमहूरियत वापस आ जाए, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, तो जब एक ख़ास ग्रुप वो इस लेवल पे चला जाता है कि दे ग्रो वेरी एक्सपोनेंशियली और बाकी सब बहुत ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द
But the growth here is economical, right, and political in terms of mainly basic, like real raw power. ठीक है, तो something like, I mean, I think example ये वो नहीं देता, लेकिन I would give it is जब एक country खतरे में आती है तो उसकी army, उसकी military सबसे अहम चीज़ बन जाती है. तो sometimes you can see कि एक मुल्क जब खतरे में आता है तो the military takes over, क्योंकि वो उसको वो एक disproportionate power मिल जाती है उस moment में. ठीक है, क्योंकि there is an actual threat. I mean, टोकोवेल बात करता है कि अमेरिका के डेमोक्रेसी को बचाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो 2 समंदरों का है, जिसने उसके सारे दुश्मनों को बाहर रखा हुआ है. And when he's writing the book, I mean, it's about 50 years after the America's freedom. और अमेरिका के he's writing in 1830s, right? 1820s, 1830s. Yeah. And it's interesting कि उस वक्त अमेरिका के फौजियों की तादाद 6,000 लोग थे. And America is a huge place. 6,000 बंदे कुछ भी नहीं है. But because there was no one to, like, there was no threat. I mean, America was, especially at that time, no one was able to, have such a big campaign, such a faraway place. And chalo, we'll have this commentary some other time on this. We can. ये तुम्हारी favorite चीज, favorite वजह revolution की class conflict, right? ये तुम्हारे पास he's not using the terms, this is an anachronism, but the bourgeoisie and the proletariat, they're having a go at it. So इस वजह से भी एक revolution आ सकती है. Continue. Okay. Foreign intervention. तो तुम्हारे पास foreign regimes हो सकती है कि वो मतलब या तो intermingle हो जाए, मतलब तुम्हारे साथ, for example, like the color revolution, right? इस तरह की चीज़ें हो सकती है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि just troubles with the foreign governments can lead to any of the other factors that I'm describing for them to happen. एक ethnic या cultural division हो सकती है. तुम्हारे एक इलाके में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं, तो उनके बीच में अपने एक जंग शुरू हो जाए, right? They don't get along. Yeah, I mean, for example, the South and the North. Yeah. The North and South, yeah. In America's Civil War is a great example of this, right? Demographic shifts. This is हमारे xenophobic भाईचारे भाई लोग हैं, उनको यही खतरा रहता है कि जब ये लोग आएंगे तो ये टेक ओवर कर लेंगे. तो just even that. No, but by the way, just on that, right? मैंने तुम्हारे साथ कल share किया था ना किसी the passage. That has been the part of American discourse since its beginning. The whites are going to be taken over. Yeah. I mean, the thing is, here's the thing though. जो मसला है ना, जो मैं एक पेपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अमेरिका के जो दीनी तारीख है और उसका सियासत में क्या किरदार है उसके बारे में मैं लिख रहा था. और जो पोजीशन मैं ले रहा हूँ वो अमेरिका की तारीख के साथ खास मिलती जुलती नहीं है. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रैडिकल पोजीशन, क्योंकि अमेरिका तुम्हें तो पता है लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता, अमेरिका एक बहुत दीनी मुल्क था. मतलब एक बहुत ही, अमेरिका के जो लोग थे वो भी बहुत दीनदार, बहुत ज़्यादा strict थे religion. They generally, if you go back and get like going on a diversion, but we'll try to wrap it up quickly. Just like if देखो ना, the vast majority of the people that go into America are Protestants that are prosecuted in Europe. They go over there and they try. What is the name of, like, it's Mayflower and it's pilgrims, right? They're even called pilgrims, which is basically so both it has a lot of and kind of cities they name New Jerusalem, New Bethlehem, and न्यू इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर तुम पढ़ो तो तुम कहोगे कि ये कौन से जिहादी लोग थे. मतलब they literally trying to revive like the biblical punishments and all that stuff, and they're really serious about it. And जो टोकोवेल को बहुत ज़्यादा बायस करती है अमेरिका के हक में, वो यही चीज़ है कि यूरोप में दारी उस वक्त, मतलब अभी भी नहीं है लेकिन उस वक्त, क्योंकि यूरोप हैड a much more sour relationship with the religion, right? उनकी मिसाल उस तरह थी जो हमारे liberals है, they see it as a problem. हम अमेरिका में they were very much on secularism in the sense के जो government का system है उसको हम खुद ही बनाएंगे, but religion is gonna be like a very powerful force. And just on this, right, I think it was Jefferson that was like who was like strictly against like religion being involved, and there is like this discussion that happens within the discourse in America, which goes like, who is Jefferson's God? What God? Jefferson has no God.
and like and that was used as a negative in American किस कहते हैं understanding at the Yeah, time. a big thing. I mean, very recent, up until very recently, by the way. हाँ. Up until very recently, like, even like the 1980s, like, अगर तुम अभी, I mean, it's getting reviving very so, very, I mean, there's a reason why, for example, जो Republicans आजकल है, उनको ये पूरी एक किस्म से वो करनी पड़ती है, what's your favorite Bible verse and this kind of stuff, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मतलब एक solid cultural history है religion की, लेकिन जो argument मैं बना रहा हूँ वो यही है कि अमेरिका की सियासत में जब भी, so for example, the prompt जो हमें मिला था वो ये था कि जॉन एडम्स की एक स्पीच है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि हमारा जो दस्तूर है वो एक मोरल एंड एथिकल लोगों के लिए बना है, ठीक है, और ये एक अनब्राइडल्ड लोगों के कभी काम नहीं आ सकता। मतलब अगर हमारे पास इस तरह के लोगों जो मतलब इनका कोई खुदा नहीं है, कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स नहीं है, तो उनके लिए ये काम नहीं आ सकता, राइट? इट्स नॉट फॉर प्योरली लीगलिस्टिक पर्पसेस। एंड जो मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ वो ये है कि ही इज जस्ट, वो बेसिकली मतलब वो इंटेंशनली नहीं, लेकिन एटलीस्ट अनइंटेंशनली वो एक किस्म से झूठ बोल रहा है। और जो आर्ग्यूमेंट मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दोस्त से इसमें बारे में बात की, ही वाज लाइक, डूड, दैट्स लाइक जस्ट नॉट ट्रू। एंड द आर्ग्यूमेंट आई एम मेकिंग इज इट्स नॉट द पीपल, लोगों से फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ सिस्टम। जो तुम्हारा सिस्टम बना हुआ है वो इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, कि एक वक्त आएगा कि जो चीज़ तुम नहीं चाहते वो होगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस, आज मैं एक अमेरिका में बैठा हूँ जहाँ दीन का अभी भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैंने रस्तों में लोगों को देखा हुआ है जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो क्रिश्चियन पोर्ट्रेट होती है उसको शैतानी बना के, उस पर हॉर्न्स लगा के शैतानी बना के, दीज आर लिटरल सेटनिस्ट, और मैंने ये अपनी आंखों से देखे हुए हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन कि लाहौर में कोई बंदा इस तरह ब्लास्फेमी करे, लाइक द थिंग्स दैट आर गोना हैपन टू हिम, राइट? ही इज नॉट गोना मेक इट होम, ठीक है? लेकिन इवन इन पाकिस्तान द सिस्टम इज द प्रॉब्लम। तुम पाकिस्तान में देख लो, मोस्ट पीपल आइडेंटिफाई विद इस्लाम वेरी स्ट्रांगली, राइट? अगर तुम मतलब इसलिए तो मुज़म्मिल कंप्लेन करता है कि इवन इन लम्स में वो चाहते हैं कि इस्लामी रियासत बन जाए, ठीक है? तो एक वो बहुत रूटेड चीज़ है, दीनदार लोग हो ना हो फिर भी चाहते हैं कि उस तरह का सिस्टम आ जाए। बट एंड एज लॉन्ग एज योर सिस्टम इज डिफाइंड विद प्रेमिसेस जो बिल्कुल इमोरल है, जो इमोरल नहीं बल्कि एमोरल, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एमोरल है, वो मोरालिटी को बॉक्स के बाहर रखती है। Your whole system is based on a kind of utilitarian, sharing of power and, fighting fire with fire, which is passion with passion, right? Federalist, I believe 10 or 51, right? So it's like जो तुम्हारी systematic system है, वो जो तुम्हारी निज़ाम है, वो जो premises के ऊपर वो बना हुआ है, जो तुम्हारे philosophical basis है, वो यही है कि morality ये सब चीज़ें बाहर, यहाँ पे हम strictly एक utilitarian kind of perspective से बात करेंगे, right? So inshallah it's going to be a fun read. Maybe I'll send it to you and maybe I'll share it with the people if it's good enough. Okay, but let's continue. Unless you have something to say. नहीं, sure. हाँ, we have to wrap it up as well, man. अच्छा, just like on the revolution part, right? Just expand it in terms of the wealth inequality. Like, how does that work out? I mean, it's like Okay, first उस पे जाने से पहले I just let me quickly count down 5 more things. हाँ, sure. जो वो बताता है। नंबर 1, इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट या फैक्शनलिज्म, मीनिंग जब पावर एक बंदे के साथ से दूसरे बंदे में जाती है, वेदर बी इन एन इलेक्शन और समथिंग लाइक दैट, तो उस वक्त जो जंग हो सकती है उस मतलब इट कैन गो रॉन्ग, राइट? समथिंग लाइक जनवरी 6 गोइंग रॉन्ग, राइट? नेग्लिजेंस, छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली ना लेना, तो मतलब तुम्हारे पास छोटे छोटे लेसन न्यू नाज़ीज़ पड़े हुए हैं, लेकिन तुम उनको सीरियसली ना लो, एंड देन यू हैव अ फुल ऑन फैक्शन, ठीक है? फेल्ड रिफॉर्म्स, अगर लोग एक ख़ास चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रही और उसकी करप्शन हो रही है, तो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ स्टफ। वीक लीडरशिप, तो ही टॉक्स अबाउट हाउ अगर तुम्हारे पास एक बहुत कमज़ोर लीडरशिप है तो लोग उससे तंग आके, जस्ट बिकॉज इट्स लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग गुड और बैड इज डिफरेंट थिंग, इट्स जस्ट लाइक इनकॉम्पिटेंट, ठीक है? तो लोग मतलब एक तंग आके दे जस्ट लाइक स्मैश इट, दे जस्ट गेट टायर्ड ऑफ इट। So this is a big reason. And the last one is एक educational failure, कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे माशरा का मकसद क्या है, तुम्हारा माशरा बना किस मकसद के लिए है, और ये इसके होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अगर लोग तुम्हारे कंट्री मतलब मुल्क से वो जो एक मोहब्बत है या एक किस्म से वफादारी है वही ख़त्म हो जाए,
people just look at it like whatever, it's a country, right? That can lead to revolutions. ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया तो अब मैं तुमने बात की मिडिल क्लास के बारे में, राइट? Yeah. सो अरिस्टोटल के लिए जो इसको अगर हम थोड़ा ओवरऑल बेस कर ले, ठीक है, तो व्हेन प्लेटो इज लुकिंग एट अ थिंग, तो प्लेटो चूंकि इतने सिस्टमैटिक तरीके से देख नहीं रहा, राइट, सो ही इज थिंकिंग मच मोर इन एन एथिकल पर्सपेक्टिव के सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है करने की। अरिस्टोटल चूंकि देख रहा है कि सबसे अक्लमंद चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बचा सकती है एक रियासत को, अच्छे से रख सकती है, उसके सामने एक सवाल है, और सवाल सिंपल सा है, राइट, कि तुम्हारे पास दो ग्रोह होते हैं हमेशा किसी भी कानून में, एक द पीपल द प्रॉपर्टी होल्डर्स, और कॉल देम लाइक द पीपल विद रिसोर्सेज, ठीक है। तुम्हारे पास दूसरा ग्रोह होता है जो गरीब तबका होता है। गरीब तबका ऑलमोस्ट ऑलवेज नंबर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो ऊपर तबका है वो ताकत में ज़्यादा होता है। इन दोनों के बीच में हमेशा एक टसल होती है। इस टसल के दौरान अगर तुम फॉर एग्जांपल एक जमहूरियत ले आओ, ठीक है, तो वो जमहूरियत क्या करने की कोशिश करेगी कि ये मालदारों की दौलत लेके उसको डिवाइड करने की, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेगी, हायर टैक्सेस करने की कोशिश करेगी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एंड ही सेज कि यू डोंट वांट द ओलिगार्क्स टू बी रूलिंग बिकॉज अनलेस वो अरिस्टोक्रेट्स हैं, मीनिंग वो अच्छे से एजुकेटेड है और वो खुद ही एक मुल्क का भला चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, हमेशा नहीं होता, बहुत कमतर होता है कि इस तरह की क्लास तुम बना सको। अगर तुम्हारे पास वो मौजूद नहीं है तो they're just gonna eat the people, right? And the power is gonna default to the people because they represent the higher numbers, ठीक है। इस टसल को कम करने के लिए जो तुम्हारे पास सोल्यूशन है वो बेसिकली इट्स द न्यू डील, ठीक है। The New Deal in America, it's something like this, okay, which is like socialism का एक injection लगा दो, right? These are anachronistic terms here. Yeah. वो it's in terms में नहीं देखा। Essentially, just like let people have something of what they want. Reforms in some certain sense. Exactly. तो उसका सोल्यूशन ये है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बना लो, विच इज तुम टैक्सेशन को या तुम हुकूमत के सिस्टम को इस तरह रखो कि जो तुम्हारे पास अपर एलीट है उनसे तुम दौलत लेके नीचे एक ट्रिकल डाउन तुम करते जाओ फोर्सफुली, ठीक है, एक टैक्सेशन के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए, ताकि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास मौजूद हो। जितनी ये मिडिल क्लास ज़्यादा मजबूत होगी उतनी तुम्हारे साथ ये टसल ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास की कोई ख़ास वफादारी नहीं होती। मिडिल क्लास इतने बुर्जुआजी होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सिस्टम खत्म हो जाए। Exactly, and this is like very great in terms of वो जो होता है ना कि the biggest obstacle to a revolution is the middle class. हाँ, petty bourgeoisie. हाँ, which is essentially because जैसे तुमने कहा ना कि they are कह सकते हैं they are living a good life. The life is good enough कि it's just good enough that they cannot run away if bad times come, and it's just good enough that they don't want the things to change. So they're very happy with the status quo, and the stronger this middle class is, okay, the larger this middle class is, the more stable you can have the system. Or ये कैसे थे even during in America for the last कैसे थे at least since new Green Deal till until 70s हम लोगों ने ये कवर भी किया था कि you had a very strong foundations of a middle class, ठीक है, starting from World War I all the way to the 70s until कैसे थे Reaganite economics आ जाती है. And what that basically does is कि आपको एक stable chunk देती है in the middle to avoid any backlash at the top, and it keeps the lower class अबे कि यार देखो ना हम लोग, and it creates that वो जो मैंने उस वक्त उसमें भी कहा था ना कि एक false sense आ जाती है of meritocracy के if you just work hard enough so you can like make it to the top. You can So that yeah, but when you're describing it, sorry, I'm recording something. Yeah. So जो तुम बात कर रहे हो ना तो वो यही है कि तुम, I mean, you know, from the steps में. Yeah, but he's saying that this is a good thing. क्योंकि वो चाहता है कि ये पैटी बुर्जुआजी क्लास जो एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, ठीक है, कि ये वहाँ मौजूद हो ताकि just give me 1 second. Yeah, sure. To stop the revolution, that is. Yeah, in fact, you continue talking about this because you know, just keep talking to the audience, okay? The idea behind this is generally to stop the revolution at whatever peril you can, and generally so that the longer this can sustain itself for a longer time, the better it is for the
system to work, because the essential idea is for the system to work, right? And that's basically at the heart of even Aristotle's understanding of this. It's the constitution or the system maintains itself for the longest time. As long as the system works itself out and you have to maintain it, तो ठीक है कि if you have a petty bourgeois, वो जैसे अफतान मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. I'm just giving it. मैं चाहता हूँ कि लोग यकीन कर ले कि तुम बस you're the revolution in the making, you know. Yeah, but it's very like हमने like I told you, right, when you read these things and you look back how like it is supposed to be outdated in certain sense, right? But it's just like such timeless word. He has written this 2300 years at how little the world has changed. अगर मैं नाम हटा दूँ ना, no one can tell me this is not a contemporary book. हाँ, exactly. नाम हटा दूँ. And the essential point is that so much has changed and nothing has changed, essentially. But anyway, ह्यूमन कंडीशन है ना, ह्यूमन कंडीशन है जो लिबरल जो एनलाइटनमेंट सोच है कि भाई प्रोग्रेस, तुम कुछ भी प्रोग्रेस कर लो, तुम्हारी जो ह्यूमन कंडीशन है वो वही रहती है, which is, you know, it's the same drama, you know, nothing ever changed. You know, but that's the thing. But let's continue, let's move on because हमारे पास वक्त की कमी है. now we'll move towards book 6, ठीक है, जिसमें we'll have a discussion on democracy and oligarchy. So yeah, and by the way, and it also ties up to like this whole thing why a moderate regime would last longer in Aristotle's thinking, right? So पहले तो एक चीज बता रहा, what distinguishes a lawful democracy from a lawless one, and then we can discuss the moderate regimes being last. तो पहले तो मतलब वो बात करता है कि जो तुम्हारे पास जो डेमोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो वो यही है कि तुम्हारे पास नंबर 1 इट्स पीपल्स गवर्नमेंट, लोग इलेक्शन करते हैं, सब लोग इलेक्शन करते हैं, ठीक है. बट सब में ही जस्ट मीन्स लाइक अ पर्टिकुलर सेक्शन जो यूनिवर्सल है, इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल मेल प्रॉपर्टी ओनर्स, दैट कैन बी योर डिस्क्रिप्शन, दैट्स अ डेमोक्रेसी. बट इट इज़, ये जमहूरियत तो है लेकिन इट्स अ क्वालिफाइड जमहूरियत, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. So that is not the problem, but it has to be universal in whichever class you choose. Number 2, हर बंदे को जो ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वो तो वो शेयर्ड होनी चाहिए, मीनिंग यू नो लोग नंबर बाय नंबर उनमें काम कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक, यू नो, वन ऑफ द बिग ट्रबल्स विद डेमोक्रेसी इज द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि तुम्हारे पास जब ब्यूरोक्रेसी आ जाती है तो तुम्हारे पास एक डीप स्टेट आ जाती है जो डेमोक्रेसी को अंदर से खा जाती है, ठीक है, ओवरराइड करती है. या जो तुम्हारे पास 10 years होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंसी का टेन्योर है वो 4 साल है, तो ही सेइंग कम से कम होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर तुम्हारे पास लेट्स से 20 year का tenure है तो वेल द पर्सन इज लिविंग फॉर लाइफ, यू नो. Parliament should sit in judgment. This is also this is the tenure part is also a discussion that goes back to American Constitution at the time. Madison और Jefferson के बीच में ये discussion होती है ना कि how many elections are too many elections and how often they should happen. So yeah, if you like this is not like America glazing episode, but if you go back and read the discussions around that time period, right, it's very interesting. Yeah, it's like very interesting. I mean, एक चीज जो हम अमेरिका के बारे में कहनी पड़ेगी, उसके बनाने वाले, you know, they were like true aristocrats. Like they're like, you know, they're not like just oligarchs. They're true aristocrats. They're really educated people. Very educated, and there is also like they are very visionary people. I mean, you can disagree with the vision all you want, but yeah, I mean, they had vision, and then they had the capacity to sit down and work on it. Yeah. Okay, let's continue. But जो चीज़ आजकल के डेमोक्रेसी में बिल्कुल डिस्कस नहीं होती, जो उस वक्त बहुत अहम थी एथेंस के लिए स्पेशली, वो जजेस है, ठीक है. तो कहते हैं कि जजेस या तो मतलब जो अदालत है वो लोगों से ही होनी चाहिए या फिर सेलेक्टेड लोगों से होनी चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल देयर शुड बी नो जजेस, जस्ट ज्यूरी, ठीक है. दैट्स व्हाट बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग कि लोग ही सजाएं दे, क्योंकि दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स फॉर हिम, राइट. कोई भी मैजिस्ट्रेसी वो परपेचुअल हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए. सो हियर बेसिकली सेइंग यू शुड नॉट हैव द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक ब्यूरोक्रेसी है, दैट मीन्स यू हैव डीप स्टेट and you have compromised the democracy. And it also creates a sense of lethargy within the institutions as well, right? We are here for as long as we want, so nobody's going to remove us. Yeah. और लास्ट चीज़ वो कहता है वो ये है कि जो लोग सेलेक्टेड है इवन फॉर द ब्यूरोक्रेसी, वो या तो लॉर्ड से या वोट के जरिए चुने जाए,
ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अ, उसके ख्याल में जो सबसे करीब तरीन लोग हैं जिनको पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो है नॉन डेवलप्ड लोग। तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लोग, ठीक है, क्योंकि उनके पास मतलब उनको हुकूमत में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनकी इतनी कोई देयर इज नॉट अ बिग सिस्टम दैट यू नीड टू रन द सोसाइटी, जस्ट अ बेसिक लेवल ऑफ स्टफ, लाइक अ ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। तुम्हारे पास एक क्राइम होता है, जरगा बुला लो, बात कर लो, बात को रफा दफा कर लो, सुलझा लो, मसला हल कर लो। लेकिन अगर तुम जाते हो फॉर एग्जांपल एक फुल सिटी लाइक लाहौर, तो उसको डायरेक्टली रन करना बहुत मुश्किल काम है। इतने लोगों को इतने डाइवर्स जगहों से किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स ही सेड। जो पेस्टोरलिस्ट लोग होते हैं, यानी वो लोग जिनका कोई ख़ास ठिकाना नहीं होता, वो मतलब सफ़र करते रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मंगोल से काफ़ी वक्त के लिए, या जो हाँ, तो इस तरह के लोगों के लिए भी मतलब मैंने कहा ना ट्राइबलिस्ट टाइप लोग हैं, ठीक है। तो उसके ख्याल में इस तरह के लोगों के लिए डेमोक्रेसी अच्छे से काम करती है, ठीक है। जो ओलिगार्की की उसको बेहतरीन सिस्टम लगता है वो ये है कि जहाँ पे तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, ताकि मतलब देयर इज अ रेगुलेशन हैपनिंग, इट्स नॉट जस्ट द पावरफुल पीपल मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा सवाल था कि डेमोक्रेसी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Yeah, what distinguishes a democracy and like the lawful democracy from a lawless one? And essentially, why would a moderate regime last longer? Because हमारे यहाँ एक Yes. जो जो आई थिंक जो बेसिक ऑप्शन होता है, जो लॉफुल डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे तुम्हारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद यही है कि वो एक सिस्टम को डिफाइन कर रही है कि ओके इस तरह ये सिस्टम चलेगा। सो देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है। एक जो तुम्हारे पास लॉलेस डेमोक्रेसी होती है वो एक माब रूल होता है, ठीक है, कि देयर इज नो प्रोसीजर हैपनिंग। So even though for something like Aristotle is not saying, for example, like the American founding fathers, कि जुडिशरी को अलग कर लो, लेजिस्लेटिव को अलग कर दो, ये अलग कर दो, ही सेइंग नो, डेमोक्रेसी मीन्स कि जुडिशरी भी लोगों के अंदर है, इस तरह वगैरह, ठीक है। सो सारे इंस्टीट्यूशंस लोगों के अंदर है, लोगों की राय के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। तो इस तरह नहीं है कि तुम्हारे पास एक कोर्ट लगेगी, वहाँ लोग आएंगे, केस को सुनेंगे और फिर उस पर जवाब देंगे, उस पर फैसला करेंगे। लेकिन एक लॉलेस डेमोक्रेसी ये है कि लोग रस्से में एक बंदे को देख लें, उसको पकड़ के उसको मार लें, ये कह के इसने फॉर एग्जांपल ब्लास्फेमी की हुई है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता यार, हमारे यहाँ ऐसे वही चीज हमारे यहाँ तो कट नहीं मिल सकती, इस तरह की चीज है। तो अब ये तुम्हारे पास एक ये डेमोक्रेसी तो है, इट इज स्टिल द पीपल मेकिंग अ डिसीजन, राइट, इट्स द पीपल्स रूल। लेकिन ये एक लॉलेस ये जज्बाती, एक देयर इज नो प्रोसीजर, देयर इज नथिंग हैपनिंग, इट्स जस्ट happening, right? So this is what I believe. If you would call something else, a more authority. How do you say? A good example of this would be not happening in Pakistan. Is ke rather than putting people on trials for their alleged crimes, you have what you call their genitals being shot off accidentally, or kaise the extrajudicial murders happening accidentally. So there is also two wrongs make a right, right? exactly. Plus multiply by plus equals, minus multiply by minus equals a plus. This does not happen in Pakistan, but we're just saying generally ऐसी चीजें, हाँ, एक डेमोक्रेसी में एक अच्छी जगह जहाँ कानून हो, वहां तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान में नहीं होती, ठीक है। कि अगर आपको हरासमेंट की कोई वीडियो मिल गया तो रादर देन आप उनको प्रोसेस करें, नहीं आप कह सकते हैं, जैसे और जगहों पे होता होगा, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप कह सकते हैं यू शूट द जेनिटल्स ऑफ। हाँ, पाकिस्तान में एक खास किस्म से एक प्रोसीजर के तहत हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल। एक अच्छा, आगे आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम वक्त की हमारे पास बहुत किल्लत है। हाँ, and कह सकते हैं like he why do you think it firstly, like I've already tried to answer this as well in terms of economic stability, is why would a moderate regime last longer? Well, once again, I want you to answer this question. क्योंकि मैं कहूँगा, yeah, I want you to. But answer it yourself, man. I have already answered this as well. Like, because देखो, the constitution is designed जैसे एक purpose है ना society, ठीक है, which is to the continuation of its working, which is why he advocates for a stronger middle class. It is the avoidance of revolution, because once you have revolution, you overthrow the system, ठीक है।
So जो middle class जैसे मैंने पहले कहा, and we are repeating myself over here, is essentially this. So the longer this continues, you are एक वो है ना check and balance है कि okay, these people in the middle class need this kind of reforms, which is moderating between the two opposing forces. जैसे वो जो tussle की बात हो रही थी ना. So it will have a lengthier period of कैसे duration in that sense. But you now I'll let you. Yeah, I mean it's the same answer. There's nothing much to it, which is it's just तुम एक moderating force बना के उन दो टसल वालों के बीच में एक बंदे को बिठा के जो ज़्यादा तहम्मुल वाला है, क्योंकि पहली बात वो दोनों से कनेक्टेड है, उसका एक हाथ इस तरफ एक हाथ उस तरफ है। दूसरी बात उसमें he has the most to lose, right? Because जो powerful लोग हैं वो खुद को बचा सकते हैं, जो कमजोर लोग हैं। By the way, this is something that most people in our societies don't understand. The people that have the most to lose in case of a revolution or a civil war are the people in the middle class. Because जैसे अफनान भी कह रहा था कि जो अमीर हैं, they can run away with it. ठीक है? They have absolutely nothing to lose because उनकी कैसे थे ज़मीनें इधर नहीं होंगी, उनकी कैसे थे वो भी सत्य है बदले. But generally I'm saying they are well off, their kids are elsewhere. It is the middle class that suffers the most, which is why it benefits them to avoid this to whatever extent they can. It is not like they don't have any how do you say, sense of lethargy. मसला नहीं है, मसले होते हैं या तो इस तरह, मतलब वो उनको अवेयरनेस भी होती है कि माशरे में बहुत मसाइल है, बट दे आर जस्ट वेरी मच इन दैट वेरी पर्टिकुलर जोन जहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है। Now we have like last two books which you essentially said are going to be not that important, but we'll just cover them because we wanted to. But let's go with it. It's two things which are more, both of these are more related to Athens and the body politics at the time. But sure, go ahead. It's ideal state and the education. तो आइडियल स्टेट की अगर बात की जाए ना, तो अगेन उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो वन, स्टेट का मकसद क्या है, यूडाइमोनिया, हमने पहले ही बात कर ली, ठीक है। दूसरी जो उसके लिए दस्तूर में सबसे अहम बात है वो यही है कि वो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे सियासी इंसान, मतलब इंसान की सियासी ज़िंदगी और इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी दोनों को मिला के एक सही रास्ता बनाए, जहाँ पे एक पे चलना मतलब दूसरे पे चलना है, और दूसरे पे चलना एक पे चलना है, ठीक है। तो उसमें एक तजाद नहीं होता, जब तजाद होता है तो मुश्किल होता है। तो वो कहता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें इस तरह बना रही है कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी कुछ और, मतलब तुम्हारी ज़ाती जो मोरालिटी है वो कुछ और है और जो सियासी मोरालिटी है वो कुछ और है, तो वो तुम्हें मतलब उसमें एक तुम्हें इंसान को मुकम्मली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मौका कभी नहीं मिल सकता, कि वो हमेशा से कुछ ना कुछ हारता रहेगा, ठीक है। तो पहले तो ये आइडियल स्टेट में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नंबर टू, उसमें सबके लिए खुशी यूडाइमोनिया का मकसद होना चाहिए, ठीक है। तो जो दस्तूर बन रहा है वो एक ख़ास ग्रुप के लिए नहीं बनना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो निचला, तब वो उसकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम कि वो सब के लिए हो और सब के लिए ज़िंदगी को इस तरह बना सके कि वो एक ज़ाती और एक सियासी ज़िंदगी को साथ लेके अच्छे से चल सके। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो रियासत है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी होगी तो भी उसके अपने मसाइल है, उसमें अभी नहीं जा सकते, वो छोटी जो कुछ मसले हैं। By the way, just on this, when you're talking about it, right? बड़ी नहीं होनी चाहिए and छोटी नहीं होनी चाहिए. This also goes back to something with the founding fathers, right? Like American founding fathers, when they purchased this land from, I forget which states they purchased from, France. And they have these discussions internally that the country is going to become too big and we're not able to sometimes I read about this, and when I like see on Aristotle's work, especially politics, right? I think how much of them were inspired by this particular one book, by the way. No, 100%. And I mean उसके साथ साथ जब हम इंशाल्लाह मैं ये डिस्कशन पुट अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टोकोविल के जिस बारे में डिस्कशन है वो अरिस्टोटल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मतलब पहली बात तो वो ज़्यादा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सोचा जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है, बट ऑल्सो इवन इन हिज टाइम कम्युनिकेशन इज़ मच बेटर, राइट, स्पीड एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा ऑल इनकम्पसिंग है। तो आई एम वेटिंग इट लाइक वी शुड डिस्कस दिस इन टोकोवेल, ठीक है। इसके साथ ये तीन चीज़ें हो गई। उसके साथ हमारी आर्मी जो होती है वो एक किस्म से, तो फॉर एग्जांपल ही क्रिटिसाइजेस प्लेटो फॉर द वे ही इज़ काइंड ऑफ डूइंग द आर्मी, ठीक है।
एंड ही गोज इनटू डिटेल्स अबाउट हाउ द आर्मी इज सपोज टू बी। यहाँ पे ये ग्रीस की थोड़ी वो तारीफ भी कर लेता है। तो ही सेज जो यूरोपियंस हैं, राइट, वो करेजस बहुत है, ठीक है, उनमें मतलब लड़ने बिलने की ताकत बहुत है, लेकिन वो अक्लमंद ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो मतलब सर्द इलाके से हैं, ठीक है। बाय द वे इब्न सीना को भी इब्न सीना ने भी ये पॉइंट काफ़ी लिया हुआ था, ठीक है। और जो एशियंस लोग हैं तो वो अक्लमंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें वो जज्बात मतलब जज्बे वाले लोग नहीं है, बहुत सर स्लोली, गर्मी वाले लोग हैं, बहुत तहम्मुल वाले। वो कहता है कि ग्रीस मतलब इट्स लाइक दे हेल्प बोथ ऑफ देम। तो वो उसी थोड़ी ग्रीस की ग्लेजिंग कर रहा है, ठीक है, वो जो कि लेट्स इट्स हिज ओन कंट्री, सो लेट्स नॉट एक्चुअली हिज ओन कंट्री बिकॉज़ ही केम फ्रॉम समवेयर। Yeah, these are the basic things, and then he talks about like एक रियासत के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो खुराक में खुद कफील होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें वो बात करता है, लेकिन nothing that we should really you know yeah, and one of the things, the very interesting thing is जब वो ज़मीन की बात करता है तो वो कहता है कि रियासत की कुछ ज़मीन होनी चाहिए, and this is him taking from the Spartans by the way, ठीक है। तो वो कहता है कि रियासत की ज़मीन जो होती है, जो पब्लिक लैंड है, वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। नंबर वन, खुराक पब्लिक होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल स्पार्टा में कानून था कि कोई भी अगर तुम किसी के ज़मीन पे चले जाओ और उनको कहो कि मुझे खाना दो, तो दे हैव अ ड्यूटी टू गिव इट टू यू, लाइक अ लीगल ड्यूटी, ठीक है। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ वर्क इजी, लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर द सोल्जर्स, ठीक है, क्योंकि उनको कभी ये फ़र्क नहीं, लाइक फ़िक्र नहीं होती कि हम भूख से मर जाएंगे। इवन फॉर द ट्रेडर्स। जो दूसरी चीज़ थी वो थी, ही टॉक्स अबाउट के जो तुम्हारा पब्लिक लैंड्स है वो एक जो दीनी मामलात हैं उनके लिए फ्री होने चाहिए, उनके इस्तेमाल के लिए वो होने चाहिए, ताकि लोगों में वो मसला ना हो, उसके लिए मतलब वो कोई ज़ाती चीज़ ना बन जाए, वो एक पब्लिक कमोडिटी रहे, ठीक है। जो तुम्हारे पास जो प्रीस्ट्स हैं, ठीक है, जो मुल्ला मुल्ला कह लो या जो दीनदार मतलब इमामत वाले लोग हैं, वो पैसों वाले लोग नहीं होने चाहिए, इन द सेंस कि वो कारोबारी नहीं होनी चाहिए, वो मतलब दुनियावी लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका काम आ, एक ख़ास दीनी काम होना चाहिए। नहीं सेंस कि जो तुम्हारे मतलब कुछ सियासी लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद अगर प्रीस्टहुड में चले जाएं तो दैट्स आल्सो समथिंग बेनिफिशियल। दिस इज़ बेसिकली जो ज़मीन होनी चाहिए वो डिवाइड होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा, पब्लिक लैंड में और प्राइवेट लैंड में, और पब्लिक लैंड पे सबको इजाज़त होनी चाहिए कि वो उससे फ़ायदा उठा सके। या दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट थिंग्स ही टॉक्स अबाउट। शादी के बारे में वो कहता है कि जल्दी शादी करना मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और वो औरतों के लिए भी नुकसानदेह होता है क्योंकि औरतों के मतलब जिस्म ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि औरतों को 18 साल का होना चाहिए और मर्दों को 30 साल का होना चाहिए जब उनकी शादी हो। I have nothing to say on this. I have nothing. या अरस्ते साहब की ये मशवरा मतलब ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। But this is the basic stuff he talks about in the book 7, ठीक है। हमारे पास एक ही चीज़ रहती है जो कि उसकी तालीम के कुछ व्यूज़ है। मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा अहम नहीं है, तो हम इस पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। इफ़ यू हैव समथिंग टू से मे बी यू कैन से दैट, आई जस्ट गो थ्रू इट सून। तो इस के 7 उम्र से 21 साल की उम्र तक तारीख का एक निज़ाम होना चाहिए। Is it like a lot in क्या कहते हैं agreement to what we had already discussed in terms with Plato? Somewhat, yeah, basically वो एक लिबरल आर्ट्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसको आजकल हम एक लिबरल आर्ट्स एजुकेशन कहते हैं, कि तुम्हारे पास एक रीडिंग, राइटिंग, जिमनास्टिक, म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बात करने की है जो कि म्यूज़िक है, ठीक है। तो हिस्सेस के जो म्यूज़िक का सब्जेक्ट है उसके बारे में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है, जो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। पूरी दुनिया में इस पर बहुत इख्तलाफ है। नीसेस जो बेसिक कंक्लूजन है उसका वो ये है कि म्यूज़िक सीखना चाहिए इस मकसद के लिए ताकि इंसान म्यूज़िक को समझ सके, लेकिन जो भी म्यूज़िक को सिर्फ इसलिए सुनता है कि वो बस मतलब इससे प्लेजर हासिल कर सके, ठीक है, तो वो एक गलती कर रहा है, क्योंकि मतलब ही इज़ नॉट बीइंग वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ही इज़ ही इज़ काइंड ऑफ लाइक फीडिंग हिज appetitive soul. So, by the way, and this is something interesting with Aristotle and Plato, right? Because they're having this and to repeat myself, these discussions in the year 300 BCE,
Yeah. Yeah, it's very interesting. Yeah, by the way, I would recommend everyone to read the book. Generally, yeah, read like Aristotle and Plato. They're very interesting. We'll inshallah cover more of them. I don't know. I think we have. इंशाल्लाह I think we covered loss, or do you have anything else on your mind before we? मैं सोच रहा हूँ यार, मैं लोगों एंड प्लीज़ गाइस कमेंट, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी हुई है तो प्लीज़ कमेंट के मैं सोच रहा हूँ कि जो छोटी छोटी किताबें हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं थ्यूसिडिडीज़ करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हम तारीख़ से नहीं, उसकी सियासी जो कुछ चीज़ें उनसे मुतालिक कुछ करना चाहता है। जेनोफोन में थोड़ा करना चाहता हूँ, प्लेटो की लॉस करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि हमारी जो डिस्कशन है, चूँकि यह हमेशा लंबी हो जाती है, इनको हम ख़ास खास चीज़ों के लिए रखे। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर बुक्स लाइक रिपब्लिक इज़ I mean it's one of the classics, must read, something like this. Laws is much more particularized. तो मैं चाहता हूँ लोग प्लीज़ कमेंट करें। मैं सोच रहा हूँ कि हम इस तरह वीडियो शुरू कर ले कि एक शॉर्ट फॉर्मेट 1 person वीडियो हो, ठीक है, इट्स लाइक 20 minutes 15 to 20 minutes, एक बंदा it's much more direct, it's like much more like the common format in YouTube. तो प्लीज़ कमेंट कि आप उस तरह पसंद करेंगे या इस तरह पसंद करेंगे, और हम इंशाल्लाह उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। Sure, ठीक है. Any last comments from your side on this, Afnan? Thank you so much. Yeah, I mean, I would say this is the second episode, ठीक है, हम 2 सारा बंदा कवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी से हम ख़त्म हो जाएंगे विद द ग्रीक्स, ठीक है। तो ये सबसे अहम किताबें थी, बाकी अगर हमने कवर भी करनी है तो दे आर मच मोर लाइक शॉर्ट वीडियोज़, ठीक है, जेनोफोन वगैरह, उन पर शायद मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना लूँ, जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे थोड़ा आगे, राइट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रोमन थिंकर्स, ठीक है, और मिडिल एजेस की तरफ जाना है। एंड हमारी कोशिश यही है कि जब हम इस्लामिक एरा तक पहुंच जाए, स्पेशली जब हम मिडिल एजेस तक पहुंच जाए, एंड देन मैं चाहता हूं कि हमें इस्लामिक साइड से भी वो बड़े बड़े आथर्स उन पे काम करना शुरू कर लूँ। उसमें एक मसला ये है कि जो उनकी ट्रांसलेशंस है उन पे रिलाई करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशन है भी नहीं। फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक सिराजुल मुलूक, उसके ट्रांसलेशन अभी तक मुझे नहीं मिली, ठीक है, तो उनको पढ़ना भी मुश्किल होता है, राइट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टेक्स्ट। लेकिन हम इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ है जिसमें हम hundreds of scholars को इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। एंड सब्सक्राइब, stay tuned and discuss, bring questions, everything, and that's it. Thank you so much everyone for watching, and just Afnan ne kaha, do comment and let us know, and inshallah we'll have some other discussion very soon as well, hopefully on some philosophy, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.